हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार तरीके से अपनी स्टडी में लगे होंगे। तो बात करें आज की इस क्लास में हम अपनी बुक ऑफ फर्स्ट फ्लाइट के पहले चैप्टर की दोनों पोएम्स का अध्ययन करने वाले हैं। ये पोएम्स कौन सी है, तो ये आपके पास डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस, इन दोनों का हम अध्ययन बहुत ही शानदार तरीके से करने वाले हैं। पहले इन पोएम्स की समरी को हम हिंदी में समझने वाले हैं। इसके बाद में इनके स्टंजाज हैं, उनके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं, और उसके बाद में इन पोएम्स के बड़े ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। क्लास को कंप्लीट बिना स्किप किए हुए देखना। तो आज की इस क्लास को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात करना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में हम अपनी जो पोएम्स पढ़ने वाले हैं, कौन सी, डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस, दोनों ही बहुत ही वास्तविकता को बताने वाली कविताएं हैं। बहुत अपने जो वास्तविक जीवन है उनको बताने वाली है। इसका मतलब है हम सीखेंगे क्या इनसे, हम सीखेंगे कि वास्तविक जो दुनिया है उसमें हमें कैसे रहना चाहिए। लेकिन पहले हम बात करेंगे इन दोनों पोएम्स के बारे में, यानी इनको लिखी किसने, ये लिखा किसने भाई, ये जो कविताएं हैं इनकी रचना किसने की है। तो वो आपके पास आते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अपने जो कवि हैं वो कौन है, पोइट जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। ये क्या है भाई, पोइट कौन, जो कविताएं लिखता है, इसका मतलब कवि। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, इसका मतलब जहाँ सूरज नहीं पहुँच पाता ना वहाँ कवि जी पहुँच जाते हैं अपनी ही कल्पनाओं में, वास्तविकता में नहीं रहे। हाँ, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात करते हैं। कौन थे भाई, जीवन परिचय पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज अ रिनोड अमेरिकन पोइट सेलिब्रेटेड। एक बार यहाँ तक बता देते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज थे क्या, रिनोड का मतलब होता है फेमस, क्या होता है भाई, फेमस यानी प्रसिद्ध। इस फेमस का मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध होता है। तो चलिए ये बात आई समझ में। अमेरिकन कवि थे भाई, अमेरिकन पोइट थे, सेलिब्रेटेड, और उनको माना जाता है भाई। सेलिब्रेट का मतलब यहाँ पे माना जाने से है, उनको माना जाता है, वैसे मनाया जाना होता है ना, हाँ मनाना होता है। फॉर हिज रियलिस्टिक, रियलिस्टिक का मतलब होता है वास्तविकता, रियलिटी, वास्तविकता, ये लो, और रियलिटी, ये आप ऐसे रियलिटी अपन दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, वास्तविकता ही लिख देता हूँ, क्योंकि रियलिस्टिक तो लिखा हुआ है तो मैं वास्तविकता ही लिख देता हूँ। तो वास्तविकता के लिए उनको जाना जाता है। ये वास्तविकता क्या होती है सर, वास्तविकता होती है जैसा अपन देख रहे हैं वैसा वर्णन कर दो, वो होती है वास्तविकता। रियलिस्टिक डिपिक्शन, डिपिक्शन का मतलब होता है चित्रण, अपने वास्तविक चित्रण, है ना, बिल्कुल सत्य चित्रण के लिए जाने जाते हैं। ऑफ रूरल लाइफ इन इंग्लैंड, यानी जो ग्रामीण जीवन है इंग्लैंड में उसका वास्तविक जो अपने पास वर्णन किया जाता है, उस बात के लिए अपने रॉबर्ट फ्रॉस्ट को माना जाता है। अच्छा, ऑफन एक्सप्लोरिंग, वो मुख्यतः क्या एक्सप्लोर करते हैं, वो अपने पास व्याख्यान करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, बताते हैं किसके बारे में, थीम्स ऑफ नेचर एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस, यानी मानव प्रकृति और मानव जो अनुभव है उनको वो बिल्कुल अपनी थीम्स में, यानी अपनी कविताओं की थीम में रखते हैं, विशेषता में रखते हैं। विशेषतया यानी कहने का मतलब है अपनी कविताओं में वो किसको शामिल करते हैं, ग्रामीण परिदृश्य को देखते हैं, तो वहाँ का प्राकृतिक वातावरण कैसा है, वहाँ के लोग बाग कैसे हैं, आप जाते हो देखते हो कि नहीं, बिल्कुल, तो वैसे शामिल कर। ही वाज अ मास्टर ऑफ द कॉलेक्चुअल स्पीच। और एक और बात बताएं, वो मास्टर थे भाई, मास्टर का मतलब होता है, वैसे मास्टर मैं भी हूँ वहाँ, लेकिन ये वाला मास्टर, मास्टर मतलब बिल्कुल स्वामित्व था इसका, किस पे, कॉलेक्चुअल स्पीच। कॉलेक्चुअल का मतलब क्या होता है, अब औपचारिक होता है भाई, कॉलेक्चुअल का मतलब क्या होता है, औपचारिक होता है, तो औपचारिक भाषण के लिए वो जाने जाते थे। एंड यूज्ड ट्रेडिशनल पोएटिक फॉर्म, और वो अपने पास अपनी कविताओं में यूज करते हैं। ट्रेडिशनल का मतलब होता है परंपरागत, परंपरागत का मतलब क्या होता है कि अपनी जो लय नहीं होती है क्या, लय जिसको अपन बोलते हैं, जैसे अपने पास कविता के अंत में जो अपने जो ध्वनि होती है वो मिलती है, उसको लय कहते हैं। और फॉर लाइक, जैसे फॉर्म्स क्या प्रकार यूज करते हैं, जैसे राइमिंग है और मीटर है। मीटर शब्दांश होते हैं, अपने शब्दों का प्रयोग करते हैं, तुकांत जिसको अपन कहते हैं। इवन एज मॉडर्निज्म, बिल्कुल जैसे कि आधुनिकतम है, आधुनिकतावाद है, गेंड पॉपुलरिटी, और बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मॉडर्निज्म का मतलब होता है आधुनिकता, गेंद जिसने प्राप्त किया है, गेंद का मतलब होता है प्राप्त कर लेना, क्या होता है भाई, प्राप्त कर लेना होता है।
और क्या पॉपुलैरिटी का मतलब होता है समृद्धि या प्रसिद्धि। प्रसिद्धि लिख देता हूँ मैं जिससे आपको ज़्यादा समझ में रहेगा। तो प्रसिद्धि हासिल कर ली उन्होंने, बिल्कुल उनकी तरह। फ्रोस्टेस वर्क रिमेन्स पॉपुलर फॉर इट्स क्लैरिटी, और उसका काम जो है ना रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, वो अपनी स्पष्टता, क्लैरिटी का मतलब होता है स्पष्टता, क्या होता है भाई, स्पष्टता होता है, इमेजरी यानी कल्पना, और कल्पना के लिए, और रिलेटेबल यानी संबंधित जो अपने संबंधित क्षेत्र होता है उसके लिए, संबंधित जो अपने थीम है उसके लिए जाना जाता है। यानी कहने का मतलब है वो स्पष्ट लिखते हैं, उनकी कल्पना बड़ी साफ दिख झलकती है, और रिलेटेबल का मतलब उस क्षेत्र से संबंधित होती है जहाँ पे वो कविता लिखते हैं, तो ये कवि आपके पास हो जाते हैं। तो बढ़िया एक्सप्लेन कर दिया है। अब चलिए हम चलते हैं डस्ट ऑफ स्नो की तरफ। छोटी सी पोइम, अपने पास इतनी सी पोइम है, इतनी सी पोइम का मतलब ये पढ़ेंगे और इसके बाद में अपन क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। 2 स्टेंजाज हैं, दोनों कंप्लीट कर देते हैं। चलिए, क्या है डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या है, यानी बर्फ के कण। यहाँ पे स्नो का मतलब तो होता है बर्फ, और डस्ट का मतलब वैसे तो होता है धूल, लेकिन यहाँ पे अपने पास कणों से लिया गया है। किससे लिया गया है? कणों से। तो डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है बर्फ के कण। अच्छा, बर्फ के कण क्या है भाई? अब चलिए मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बता दूं, इसके बाद में तो स्टंजा तो बताना ही है, बातें तो बतानी ही पड़ेगी। बातों का क्या है, बातें चलती रहेंगी, करते रहेंगे, लेकिन डस्ट इसमें मैं बता देता हूं। मान के चलिए आप कहीं सुस्त बैठे हैं, आप सोच रहे हैं क्या होगा ज़िंदगी में, क्या करूँगा मैं आगे चल के, मुझे कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। स्ट्रीम मतलब आपके पास कौन सी, जो जैसे आर्ट्स में जाना चाहिए कि साइंस में जाना चाहिए, कि क्या करूँ क्या ना करूँ। आप इस गहनता में गहन विचार कर रहे हो, दुखी हो, फिर अचानक आपके सामने कोई ऐसी घटना हो जाती है कि आपका ध्यान भटक जाता है। जैसे ही मान के चलिए कोई आपका दोस्त फ़ोन कर देता है, बीच में घंटी बजाते हो, आप ऐसे होते हो, आप सोचते अपने विचार को तो एक बार छोड़ देते हो और अपना ध्यान उस फोन की तरफ लगा लेते हो। तो यहाँ पे आपका जो समय है, जो बुरा समय आप सोच रहे थे, जो समय है वो बच जाता है, और अपने दोस्तों से बढ़िया बढ़िया बातें करते हो, अच्छी अच्छी बातें करने लग जाते हो। बस इसी में अपने पास थोड़ी सी चेंज करेंगे, बाकी जो सारांश मैंने समझाया वही रहने वाला है। देखो, द वे क्रॉस shook डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। अपने पास कवि जी हैं, वो कहीं बैठे थे और सोच विचार कर रहे थे, जिंदगी में क्या करूंगा मैं, मेरा क्या होगा, मैं है ना, मैं दुनिया का इकलौता वारिस ऐसे चला जा रहा हूँ। इकलौता वारिस का मतलब अकेला जीव हूँ जो चलते जा रहा हूँ, मेरा क्या होगा। तो मेरा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा। तो यहाँ पे द वे ए क्रो, यानी वह तरीका, वे का मतलब यहाँ पे तरीके से लिया गया, द वे तरीका, क्रो यानी कौवा, तो आप जानती हो भाई कौवा काम काम करता है। सूक डाउन ऑन मी, और उसने हिलाकर, सूक डाउन का मतलब क्या होता है, हिलाना, झड़काना, है ना। तो यहाँ पे मैं झड़काने से लिख देता हूँ, झड़काना या हिलाना। ऑन मी, उसने मुझ पर, क्या, द डस्ट ऑफ स्नो, यानी उसने मुझ पर अपने पास डस्ट ऑफ स्नो यानी जो बर्फ के कण वो झड़का कर, हिलाकर गिरा दिए। कहाँ से? फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, यानी हेमलॉक एक वृक्ष है, जहरीला पॉइजनस होता है, कांटों भरा होता है। तो इसमें क्या होता है, ये कह रहा है कि कवि जी कह रहे हैं अपने पास, वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से एक कौवा हेमलॉक ट्री पे आके बैठ कर जैसे ही धूल के कण, जो डस्ट है, डस्ट ऑफ स्नो यानी जो बर्फ के कण है वो मुझ पे गिरते हैं, इसके बाद में क्या होता है, तो इसके बाद वाला तो बाद में करेंगे, पहले इसके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो देखते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन बनता है सबसे पहले तो ये, द क्रो इज सिट ऑन, क्रो कहाँ बैठा भाई, तो हेमलॉक ट्री पे बैठा है, ये रहा ऑप्शन। अच्छा, व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो क्या है, तो टिनियस्ट पार्ट ऑफ द स्नो है, द क्या है, द डस्ट ऑफ स्नो इंडिकेट्स, मैं बता देता हूं जल्दी से, इंडिकेट्स द टिनियस्ट पार्टिकल ऑफ स्नो। बस आपका आंसर हो जाता है सही। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, द हेमलॉक ट्री रिफर्स टू, यहाँ पे हेमलॉक ट्री किसको रिफर करता है, तो ये अपने पास द हेमलॉक ट्री रिफर्स हियर डार्क साइड ऑफ ह्यूमन लाइफ,
ये लो, ह्यूमन, ह्यूमन न आएगा भाई, ह्यूमन लाइफ, ये लो, ये हो जाता है आपके पास आंसर कंप्लीट। तो ये पहला स्टंजा हो जाता है। इसके बाद में आते हैं दूसरा। अब वहाँ पे वो जैसे बर्फ उस पर गिरती है तो क्या चेंज आता है कवि के मन में, वो इसमें बताया गया है। तो क्या है, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। इससे क्या हुआ भाई, वो जैसे ही बर्फ के कण मुझ पे गिरे तो मैं तो वहाँ पे दुखी भाव में सोच रहा था, अपने ही दुख में डूबा हुआ था। तो इससे क्या हो गया, हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, इससे मेरे हृदय में एक बदलाव आ गया, एक मन में जो बदलाव है वो आ गया। यानी हार्ट यानी हृदय, हृदय या दिल कर देता हूँ, हृदय कर देता हूँ भाई। आप कहोगे सर दिल लिखो, हाँ दिल की तमन्ना है ना, प्यार का इरादा है, वो बाद में करेंगे। हार्ट यानी यहाँ पे हृदय, हृदय ये लिख देता हूँ। तो मेरे हृदय में क्या होता है, हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, मेरे हृदय में जो बदलाव चल रहे थे, दुखी के भाव चल रहे थे, वो बदल जाते हैं। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ, और उसने कुछ समय बचा दिया है, ऑफ अ डे आई हैड रूड, उस दिन का, जिस दिन को मैं बर्बाद कर रहा था, उसको खराब होने से वो मुझे रोक देता है। क्योंकि अगर मैं वो बर्फ के कण मुझ पे नहीं गिरते तो मैं बिल्कुल उसी दुखी अवस्था में बैठा रहता और सोचता रहता, जैसे कि आप सोच रहे होते अगर फोन नहीं बजता तो। बस आ गई अर्थ समझ में, हाँ बस इतनी सरल तरीके से समझाऊंगा मैं। अच्छा, पहला प्रश्न क्या, व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टंजा, स्टंजा की थीम क्या है, द सैडनेस ऑफ ऑटम, द फियर ऑफ हेमलॉक ट्री, नेचर्स एबिलिटी टू चेंज मूड और द इफेक्ट ऑफ द स्नो। तो यहाँ पे प्रकृति की एबिलिटी है, योग्यता है मन को चेंज करने की, तो ये अपने पास थीम हो जाती है। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द नेचर ऑन द पोइट, इससे क्या होता है भाई, उसका इम्पैक्ट क्या है। तो देखो अपने पास, चलो मैं बता देता हूँ, ये तो उसका इम्पैक्ट होता है द नेचर, है ना, मैं बता ही देता हूँ, चलते चलते हैं। नेचर हैज चेंज्ड, यहाँ पे चेंज कर देते हैं, चेंज्ड द मूड ऑफ पोइट, बस इतना सा कर देना है। ये आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे भैया, हाँ इस तरीके से। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द पोइट, कंडीशन क्या है, तो कंडीशन भाई वो दुखी है, ही वॉज, ये लो अपने पास उसका आंसर बताएं, तो ही वॉज सैड, वह दुखी था, बस इतना सा करेंगे, ही वॉज सैड, तो वो दुखी है, जो दुखी भाव में विचार है। एंड ही इज लॉस्ट इन, आगे कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना काफी है, ही वॉज सैड, वो दुखी था। अच्छा, इसके बाद में इसके क्वेश्चंस, अपनी पोएम तो पूरी हो गई, दोनों स्टैंजा क्वेश्चंस हो गए। अब देखो जल्दी से इसके क्वेश्चंस भी पढ़ लेते हैं, और क्वेश्चंस में ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करे हैं, तो इनको तो याद करना ही है, पक्का आएंगे क्वेश्चन। हाउ डिड द क्रो चेंज द पोइट्स मूड, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपने पास सभी बोर्ड्स एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाँ, कवि ने कवि का मन कैसे चेंज कर दिया, तो इसमें देखे तो द पोइट वाज गोइंग समवेयर इन द स्नोवी मॉर्निंग, यानी एक बार कवि वो कहीं जा रहे थे, ये प्रश्न में अपन ने लिखा है, बाकी वो अपने पास वृक्ष के नीचे बैठा है। He was upset and lost in negative thoughts, वो दुखी था और वो नकारात्मक विचारों में खोया हुआ था, जो मैंने बता दिया है। All the tree were covered with the snow dust, और सारे पेड़ हैं वो बर्फ से ढके हुए हैं वहाँ पे। A crow sitting on a hemlock tree, और एक पे कौवा अपने पास क्या है, उस पे आके बैठता है। Shook the tree in such a way that some dust of the snow fell on the poet, और वो कौवा इस तरीके से आके बैठता है हेमलॉक ट्री पे कि कुछ बर्फ के कण उस पे गिर जाते हैं कवि पे। This changed his mood and it leads the poet to positive change in mood, और वह बाद में मन चेंज बदल जाता है। मन का क्या है, बैरागी है, चलता रहता है, दौड़ता रहता है, बदलता रहता है, तो फिर यहाँ पे उसका कवि का चेंज मन है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीटेबल क्वेश्चंस होते हैं भाई, जिनको मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ। तो इसकी थीम क्या है, देखो, इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो द पोइट वांट्स टू कन्वे द समटाइम्स सर्टेन मोमेंट्स और एक्शंस व्हिच आर सिंपल हाउ लार्जर सिग्निफिकेंस। कवि इस कविता में ये यानी मुख्य जो विचार है इसका, जो अपने पास सेंट्रल आइडिया है वो क्या है, कवि इस कविता में केवल ये बताना चाहता है कि प्रकृति में कभी कभी छोटी छोटी घटनाएं भी बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा देती है आपके जीवन में, यही बताना चाहता है। इसके बाद द कैन चेंज द मूड
और लाइफ ऑफ ए पर्सन, और ये जो अपने पास छोटी छोटी घटनाएं होती है ना, इससे आपका जीवन परिवर्तन हो सकता है, ऐसी होती हैं। The way a crow shakes down dust of snow on the poet inspires and gives him the idea to shake off the depressive thoughts, become cheerful and do something useful। और इसी तरीके से बिल्कुल सेम वही बता रहा है, जैसे कौवा बैठा डाल पे, डाल को दिया हिलाए, कुछ बर्फ गिर गए कवि पे और मन को दिया बदलाए, है ना। हाँ, मैं कवि भी हूँ भाई, है ना, मैं छोटा मोटा कवि भी हो जाता हूँ। तो इससे क्या होता है, कौवा अपने पास उस पर बैठता है, छोटी सी बात है, कौवा कहीं पे भी बैठ सकता है, बर्फ के कण गिरते हैं और उसका मन चेंज हो जाता है, बस। इसके बाद व्हाट साइड ऑफ द नेचर डू क्रो एंड द हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट, यानी कौवा और हेमलॉक ट्री जीवन के किस भाग को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या दिखाते हैं अपने जीवन का। तो मैं बता देता हूँ, देखो बढ़िया प्रश्न है, पहले तो ये बता देता हूँ, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रख लेना भाई। अच्छा, इसका आंसर देखें तो क्रो इज अ ब्लैक हार्श वॉइस्ड बर्ड, कौवा काले रंग का और कठोर आवाज वाला, यानी कर्कश आवाज वाला पक्षी है। एंड हेमलॉक ट्री इज ए ट्री विच विथ पॉइजनस बिटर फ्रूट, और अपने पास हेमलॉक है वो बिल्कुल पॉइजनस यानी जहरीले, पॉइजनस का मतलब क्या होता है, जहरीले पदों जो फ्रूट है, बिटर फ्रूट यानी बिल्कुल कड़वा फ्रूट है, वो वाला अपने पास वृक्ष है। बोथ आर नॉट ब्यूटीफुल, दोनों ही सुंदर नहीं है। द रिप्रेजेंट द डार्क डिप्रेसिव सोरोफुल एंड द बिटर साइड ऑफ नेचर, वो जीवन अपने प्रकृति के क्या है, बहुत ही कड़वी साइड, यानी बिल्कुल दुखी, बिल्कुल अंधेरी, बिल्कुल डिप्रेसिव तनावपूर्ण जिंदगी को इंगित करते हैं। तो तीनों प्रश्न एक ही पेज पे बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अच्छा, ये अपने पास वो तो अपने एक ही पेज में अपनी कविता कंप्लीट हो जाती है। और नेक्स्ट जो आती है इसी अपने कवि की यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, वो कौन सी है, फायर एंड आइस। ये बढ़िया है, अच्छी है, वास्तविकता दिखाएगी ये भी जीवन की। लेकिन फायर का मतलब तो यहाँ पे तो आग होता है, यहाँ पे नहीं, इसका मतलब तो आग होता है, इसका मतलब बर्फ होता है। तो सर बर्फ और आग क्या होती है, आग और बर्फ नहीं पढ़ेंगे इसको। यहाँ पे फायर का मतलब क्या होता है, अभिलाषा होता है, यानी इच्छा जो होती है ना इंसान की, वो होता है यहाँ पे, ये दिखाया गया है। और आइस का मतलब यहाँ पे घृणा से लिया गया है भाई, किससे लिया गया है, घृणा से। जैसे उदासीनता वगैरह नहीं होती क्या, उदासीनता भी लिख देता हूँ मैं। और यहाँ पे अपने पास जो फायर यानी इच्छा, जो मन की इच्छा होती है, उससे लिया गया है, अपनी अभिलाषाओं से लिया गया है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है फायर और आइस को अपने पास इच्छा और अपने पास घृणा या अपने पास उदासीनता से दिखाता है, ये मैं समझा देता हूँ। अब क्या कह रहा है, इसमें ये बताता है कि लोग ये कहते हैं, कवि क्या बता रहा है, पहले मैं थोड़ी सी कवि की बात कर लेता हूँ। कवि कह रहा है कि अपने अगर इस पृथ्वी का अंत होगा, अपने इसी दुनिया का अंत होगा, तो वो किस से होगा। तो कुछ तो कहेंगे भाई फायर से होगा, यानी अपनी अभिलाषाएं जो है ना, अपनी इच्छाएं, लोगों की इच्छा पता नहीं क्या क्या हो जाती है, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं ये भी जीत लूँ, मैं वो भी जीत लूँ, है ना। अपने जितने भी युद्ध हुए हैं वो इसी का कारण है, इसी फायर के कारण है, इच्छा के अनुसार है। और कुछ लोग कहेंगे कि भाई घृणा से भी हो सकता है, लोग नफरत करेंगे एक दूसरे से, घृणा करेंगे कि अरे ये कहाँ से आ गया, ऐसे ऐसे घृणा से देखेंगे लोगों को, तो या इससे अंत होगा। लेकिन कभी भी अपने पास पक्ष लेता है, पहले अपने पास वो फायर वाले का पक्ष लेता है, लेकिन अगले ही स्टंजा में वो अपना पक्ष बदल कर कुछ बात और कहता है। वो देखो यहाँ पे समझाऊंगा मैं, नहीं तो आप फिर बीच में भाग जाओगे। हाँ, some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favors fire. यहाँ पे मैं छोटी सी बात बता देता हूँ। कुछ कहते हैं, कुछ लोग कहा करते हैं, कहाँ जा रहे हो बंदे, वो नहीं, अपने पास सम का मतलब कुछ लोगों से लिया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया जो है ना, दुनिया विल एंड इन फायर, वो फायर में खत्म होगी, अपनी अभिलाषाओं के कारण खत्म होगी, अपनी इच्छाओं के कारण, अपनी जो इच्छाएं है ना, उन इच्छाओं के कारण खत्म हो जाएगी भाई। अपनी जो जितने भी इच्छाएं भरी पड़ी है ना इंसान के अंदर, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, उनके कारण होगा। सम से नाइस, लेकिन कुछ पक्ष लेते हैं नहीं भाई, इच्छाओं से तो नहीं हो सकता है, लेकिन घृणा से जरूर होगा। आइस का मतलब यहाँ पे घृणा है, तो घृणा से जरूर हो सकता है अपने पास दुनिया का। घृणा मतलब है नफरत, मतलब उदासीनता, ये इससे होता है, यानी जीवन में अपने पास घृणा, इससे अंत होगा। लेकिन बाद में कवि अपना टेस्ट बताता है। जो कवि हैं अपने,
वो अपना भी पक्ष रखते हैं, भाई इंसान की मर्जी है, किसी का भी पक्ष ले ले। तो वो कहते हैं फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, लेकिन अगर कोई मैं बात कहूँ जो मैंने जाना, टेस्टेड मैंने चखा है नहीं, जो मैंने जाना है, जो मैंने सीखा है, ऑफ डिजायर, वो डिजायर है अपने पास यानी इच्छा से। अगर मैं पक्ष लूँगा तो मैं किसका पक्ष लूँगा, वो उन लोगों का पक्ष लूँगा जो ये कहते हैं कि लोगों का जो दुनिया का अंत वो इच्छाओं से होगा, भाई अपनी इच्छाएं पूरी करने में चली जाएगी दुनिया, ये है। लेकिन आई हैड विथ दोज हु फेवर्स फायर, तो मैं उनका पक्ष लूँगा जो फायर का पक्ष लेते हैं। फायर का मतलब अपनी तो दृढ़ इच्छाएं हैं, जो अपनी अभिलाषाएं हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, कैसी भी हो, उनको पूरा करने में लगे हैं, तो दुनिया का अंत इसमें होगा। ये पहला स्टंजा हो जाता है। तो आसान है, टफ नहीं है। अगर मैं इस स्टंजा की बात करूं तो व्हाट डज फायर सिंबलाइज इन द स्टंजा, इस स्टंजा का महत्वपूर्ण प्रश्न यही आता है, फायर किसको इंगित करता है। तो मैंने बता दिया भाई, फायर का मतलब इच्छा होता है, इच्छा मतलब डिजायर, है ना, ये रहा। आई बात समझ में। इसके बाद में अच्छा, इसके बाद में ये पूछ ले कि आइस है वो किसको इंगित करता है, तो अपने पास घृणा को, हेटर्ड को, ये ध्यान में रखना। मिलनकली, मिलनकली का मतलब उदासीनता होता है, ये भी ध्यान में रखना है ना, मिलनकली का मतलब भी उदासीनता होता है, ये याद रख लेना भाई। अच्छा, हाउ विल द वर्ल्ड एंड अकॉर्डिंग टू द पीपल, लोगों के अनुसार दुनिया का अंत कैसे होगा। तो लोगों का मतलब तो दोनों प्रकार के लोग आ गए, तो सम से इन फायर, सम से इन, ये मैं आंसर बताऊंगा, इस तरीके से करना है इसको। अकॉर्डिंग टू पीपल, सम पीपल से मैं यही लिख देता हूँ ना, सम पीपल, पीपल का प्रयोग करेंगे, हाँ, पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। एंड यहाँ पे अपन लिख देंगे सम से, वो एंड है ना, समझ, थोड़ा समझ लेना, कहीं आप देखोगे गुरुजी आपकी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं आ रही है ना, वो मैं बता दूंगा भाई आप लोगों को। चलिए भाई इसको भेज देते हैं, एंड, ये मैं एंड लिख देता हूँ, एंड सम से इन आइस, आइस का मतलब होता है अपने पास हेटर, तो यहाँ पे अगर अपन फायर के बजाय डिजायर कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ये ध्यान में रखना। और इस आइस की जगह, आइस की जगह आप क्या कर दोगे, आइस की जगह अगर आप हेटेड कर दोगे, हेटेड, हेट कर देता हूँ मैं, हेट, तो इसके स्थान पे आई, हेट, आइस के स्थान पे हेट लिख देना, और फायर के स्थान पे आपको डिजायर है वो लिख देना है, बस। ये दोनों अपन क्या करते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो ये मुख्य जो शब्द अपने स्टंजा में दिए वही लिख देते हैं, लेकिन इनके स्थान पे अगर आप से नहीं भी बदला जाता है ना एग्जाम, तो घबराना नहीं है, टीचर हमेशा सही करेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड एंड व्हाई। अपने पास क्या है, कवि क्या सोचता है भाई कि दुनिया का अंत कैसे होगा। तो द पोएट, पोएट सेज दैट द वर्ल्ड विल एंड इन डिजायर, बस ये अपन इसका कर देते हैं, बाकी आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया का अंत कवि है वो कहते हैं कि इच्छाओं अभिलाषाओं से हो जाएगा। तो पहला स्टंजा आया समझ में। अब देखो दूसरा स्टंजा, जहाँ पे कवि अपने मन की बात को बदल देता है, थोड़ी सी बदलेगा बस, हाँ जरा सी, है ना, जरा सी बात में अपन देख लेते हैं क्या चेंज करता है। अब अगला स्टंजा क्या कह रहा है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ अ हाइट to say that for a destruction ice is also great and would suffice। फिर अपने पास यहाँ पे कवि थोड़ी सी बात को चेंज कर देता है भाई, वो क्या कहता है, बट इफ इट हैड, इट का मतलब यहाँ पे वर्ल्ड से लिया गया है, दुनिया से लिया गया है, लेकिन अगर इसका अंत, पेरिस का मतलब होता है नष्ट होना, खत्म होना, नष्ट होना या खत्म होना, ट्वाइस यानी दो बार, लेकिन अगर दुनिया का अंत दो बार हो, पहले हो गया बाद दोबारा हो जाए, है ना, तो कैसे होगा पहला। तो वो कह रहे हैं आई थिंक आई नो इनफ टू ऑफ हेट। तो फिर मैं ये कहता हूँ कि जो नफरत है ना, घृणा है, जो हेट, हेट का मतलब यहाँ पे आइस के लिए यूज करेगा, देखो मैं बता देता हूँ, हेट यानी घृणा, तो फिर आपके पास जो घृणा है वो दूसरा कारण बनेगा दुनिया के अंत का, ये बता दिया अपनी। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, वो अपने पास जो विनाश होगा, डिस्ट्रक्शन का मतलब विनाश, उसके लिए आपके पास है विनाश, ये नहीं से आएगा, ये आएगा, विनाश है, उसके लिए आपके पास ये घृणा है वो भी पर्याप्त होगी।
आई इज आल्सो ग्रेट, यानी वो भी अपने पास बहुत विशालकाय होगी, वो भी बड़ी होगी। एंड वुड सफाइस, और ये अपने पास सफाई पर्याप्त होगा भाई। तो बस अपने पास कवि है, दोनों बातों का पक्ष ले लेता है। अच्छा, इसमें क्या प्रश्न बनते हैं, व्हाट डज आइस रिफर, आइस किसको संदर्भित है, तो हेटेड को संदर्भित है भाई, हेट को है। अच्छा, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द स्टंजा, ये भी आ सकता है भाई। राइमिंग स्टंजा की बात करें तो क्या होता है, जैसे अपने पास ये क्या ट्वाइस है, तो इसको अपन इसके अंत में ट्वाइस अस की ध्वनि आ रही है तो इसको ए दे देते हैं। हेट इसमें मैच नहीं हो रही है तो इसको 2 दे देते हैं। इसके बाद है आइस, तो ट्वाइस आइस, तो इसको ए दे देते हैं। इसके बाद है ग्रेट, ये अपने पास ग्रेट हो गई, तो क्या हो जाएगा, ये हेट में ग्रेट मिल गई तो ये बी हो जाता है, और सफाइस अपने पास इसमें मिल रहा है तो ए। तो देख लो अपने पास मिला कि नहीं मिला, तो ए बी द राइमिंग स्कीम, द राइम स्कीम लिख देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा द राइम स्कीम ऑफ द स्टंजा इज ए बी ए। ये लो आपकी राइमिंग स्कीम हो गई। क्यों मिल रही है कि नहीं, ये बी है भाई, कहीं आप देखो कि आपके पास क्या हो गया, सर ये क्या बना रहे हो, है ना, तो मैं एक बार थोड़ा सा कर देता हूँ सही, ए और बी, ये ध्यान में रखना। अब दूसरा क्या, व्हाट इज आल्सो ग्रेट फॉर वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन, दुनिया के विनाश के लिए, और दूसरा क्या ग्रेट है, वो भी प्रभाव, गहरा प्रभाव हो सकता है, बड़ा प्रभाव हो सकता है, बड़ा कारण हो सकता है, तो आइस अपने पास क्या हो जाएगी, आइस ही लिख देते हैं। आइस कैन बी द सेकेंड, या ग्रेट ये लिख देता हूँ मैं, आइस कैन बी ग्रेट फॉर वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन। ये लो बस इतना से तो है, यानी कहने का मतलब है प्रश्न है वो बहुत ही आसान होते हैं, बस आप समझने में थोड़ी गलती कर देते हो। तो ये दोनों स्ट्रेंजा हो जाते हैं। इसके बाद में अपने ये 2 ही क्वेश्चन अपने पास बड़े महत्वपूर्ण है, तो दोनों मैं एक ही पेज पे करवा देता हूँ। इसके बाद में हम इस चैप्टर को खत्म करते हैं, इस वीडियो को खत्म करते हैं। देखो इसमें एक प्रश्न कौन से, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट डू आइस एंड फायर सिंबलाइज, इसमें कवि है उसके अनुसार आइस और फायर है, या फायर और आइस है, वो किसको इंगित करते हैं, क्या प्रतीकात्मक है। तो देखो अकॉर्डिंग टू द पोएट फायर सिंबलाइज अनलिमिटेड विशेज, यानी इसमें जो फायर है वो अनलिमिटेड अंतहीन विशेज इच्छाएं हैं उसको इंगित करता है, और डिजायर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग लाइक वायलेंट फीलिंग ऑफ एंगर, क्रूअल्टी, ब्रुटलिटी एक्सेट्रा, यानी कहने का मतलब है आइस जो है वो अनलिमिटेड जो इच्छाएं हैं, डिजायर, अभिलाषाएं, उनको इंगित करता है। ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, मानव जाति की, लाइक वायलेंट फीलिंग्स, जैसे कि अपने पास हिंसाकारी भावनाएं हैं, एंगर गुस्सा, क्रूअल्टी क्रूरता, ब्रुटलिटी क्रूरता होता है एक्सेट्रा, इनको इंगित करती है। दैट माइट एंड द वर्ल्ड, जिससे दुनिया का अंत हो सकता है। आइस सिंबलाइजेज हेटेड, coldness and rigidity, and these human good emotions and lack of the love are destructive enough to remove the warmth of the fire and the destroy the world। और अपने पास ये जो आइस है वो अपने पास घृणा को इंगित करते हैं, सीधी सी बात यही है, और उसके कारण भी दुनिया का अंत हो सकता है। तो ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने तो करवाए ही वही हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है भाई। अब देखो द पोएम फायर एंड आइस इज अ शॉर्ट बट हैज ए मैसेज ह्यूमन बीइंग, कविता बहुत छोटी सी है लेकिन इंसानों के लिए बहुत ही संदेश, बड़ा संदेश है। द मेटाफर ऑफ द फायर एंड आइस आर यूज्ड वेरी इफेक्टिवली टू सॉलिडली कन्वे ए क्लियर मैसेज टू द रीडर्स, और इसमें अपने पास बहुत ही प्रभावकारी तरीके से एक मैसेज दिया गया है पढ़ने वालों के लिए। The poem acts like a moral mirror for the readers to access their own standing in the world, और इसमें अपने पास रीडर्स जो है ना, पढ़ने वाले जो हैं, वो अपने पास क्या है, एक स्टैंडिंग, यानी वो एक पक्ष में अपने पास क्या है, जो मोरल मिरर यानी नैतिक दर्पण का काम करती है। अपने इंसान खुद को देखता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। फायर स्टैंड्स फॉर आवर अनकंट्रोल्ड पैशंस विच आर डिजास्टर्स फॉर ह्यूमन बीइंग, यानी वो अपने पास अनकंट्रोल्ड, जिस पे अपन कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं, ऐसे पैशंस यानी अपनी अभिलाषाओं से, अपने इच्छाओं से लिया गया है, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जिससे वो इंसान के लिए डिजास्टर्स, विनाशकारी साबित हो सकती है।
Similarly, cold reasoning devoid of human love will bring insensitivity और इसी से अपने पास जो कोल्ड आती है, घृणा आती है, इससे मनुष्य का जो हृदय है उससे प्रेम की भावनाएं गायब हो जाती हैं और उसमें इनसेंसिटिविटी आता है, उसमें अभावनाएं आ जाती हैं। बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन थिंकिंग एंड रिजल्टिंग बिहेवियर embedded with the desire and the hatred will lead to the end of the world and it may also happen more than once। और कहने का मतलब यही है कि अपने पास दुनिया के विनाश के बारे में बता रहा है कि इसका अंत अपने पास एक बार नहीं, उसके से कई बार भी हो सकता है। वो अपने पास इच्छाओं से हो सकता है, अपनी जो मन की इच्छा होती है ना उनसे हो सकता है, घृणाओं से हो सकता है। तो ये अपने पास पोइम है वो कंप्लीट हो जाती है। तो मेरे हिसाब से आपको ये दोनों पोइम अच्छे से समझ में आ गई होंगी और इसका सारांश प्रश्न सभी समझ में आए होंगे। तो वीडियो भी आपको पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया है, ये क्लास अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन है तभी आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच पाएंगे। तो आज की इस क्लास को बस यहीं पे कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोएम लेकर। तब तक देखते रहे हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।